हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। बता दें कि ये लेक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। हम लोग क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी करेंगे और साथ ही साथ नीट एग्जाम के लिए भी तैयारी करेंगे। जो स्टूडेंट अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लीजिएगा और साथ ही साथ नीट एग्ज़ाम का भी तैयारी कीजिएगा। और जो स्टूडेंट या तो एग्ज़ाम दे चुके हैं या पास कर चुके हैं, आईएससी पास कर चुके हैं, वो नीट एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से जम करके तैयारी कीजिए और हम बायोलॉजी का तैयारी आपको कराएंगे। बायोलॉजी का यहाँ फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक दिया गया है जिसको हम कहते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ स्पान होता क्या है। लाइफ स्पान को हिंदी में कहते हैं जीवन अवधि या जीवन काल। किसी भी जीव का पहले जन्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, लास्ट में बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बूढ़ा होकर के जब कोई मरता है तो हम उस मृत्यु को कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम कहते हैं लाइफ स्पान, यानी कि जीवन अवधि या जीवन काल। तो किसी भी जीव का जो बर्थ होता है, बर्थ से लेकर के जो नेचुरल डेथ होगा, नेचुरल डेथ प्राकृतिक मृत्यु तक के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? लाइफ स्पान बोलेंगे। तो हम कहेंगे कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को कहते हैं लाइफ स्पान। जैसे मनुष्य का लाइफ स्पान होता है 60 से 80 वर्ष, यानी कि मनुष्य 60 से 80 वर्ष के बीच में बूढ़ा होकर के मर जाएगा। तो मनुष्य का जीवन काल कितना हो गया? 60 से 80 वर्ष हो गया। अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। अगले पेज में एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे जीवों का नाम और उसका लाइफ स्पान लिखा गया है, तो उसका भी हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देंगे। हमें यहाँ पर एक और वर्ड के मीनिंग को समझना पड़ेगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना है तो ही समझ में आएगा। जब हम किसी स्पीसीज यानी कि जाति के बारे में बोलते हैं कि ये स्पीसीज इतना समय तक जीवित रहता है, तो मतलब हम उसके लाइफ स्पान के बारे में बता रहे हैं। और जब हम किसी स्पीसीज के पॉपुलेशन यानी कि आबादी, ध्यान से समझना है, पॉपुलेशन यानी कि आबादी। जब हम किसी स्पीसीज के पॉपुलेशन, आबादी के बारे में बोलते हैं कि इस जीव का पॉपुलेशन, इस जीव का आबादी इतना समय तक जीवित रहता है, तो मतलब हम उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बोल रहे हैं। ध्यान से समझना है कि जाति और आबादी को जब हम समझ जाएंगे तो लाइफ स्पान और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अंतर हमको समझ में आ जाएगा। ये जाति यानी कि स्पीसीज होता क्या है? जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य, तो मनुष्य का क्या मतलब है? सिर्फ हम हुए या सिर्फ आप हुए? नहीं, मनुष्य का मतलब है इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में जितना भी मनुष्य है सभी मनुष्य आ गया, यानी कि मनुष्य एक जाति है। मनुष्य का ये मतलब नहीं कि सिर्फ हम हुए या फिर सिर्फ आप हुए। मनुष्य बोलने का मतलब है पूरी दुनिया में जितना मनुष्य है, ये पूरा मानव जाति की हम बात करते हैं। अगर हम गाय बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ जो मेरे पास मेरी जो गाय है या आपके वहाँ जो गाय है, इसका ये मतलब नहीं, पूरी दुनिया में जितना गाय है, तो गाय भी एक स्पीसीज है। तो मनुष्य का जो हम जीवन काल बताए 60 से 80 वर्ष, यानी कि पूरी दुनिया में जितना मनुष्य है
उसका जो एवरेज निकाला जाता है कि वो कितना समय तक जीवित रहता है, तो लगभग 60 वर्ष से 80 वर्ष उसका एवरेज आता है। तो हम कह देते हैं कि मनुष्य का जो जीवन काल है वो 60 से 80 वर्ष के बीच का है। तो मनुष्य एक जाति है, एक स्पीसीज है, और जब हम मनुष्य स्पीसीज के बारे में बोलते हैं कि मनुष्य इतना समय तक जीवित रहता है, मतलब वो उसका क्या हो गया, लाइफ स्पान हो गया। अब हमको समझना पड़ेगा कि यह आबादी पॉपुलेशन क्या होता है। किसी भी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में, किसी खास जाति के जीवों की कुल संख्या को हम कहते हैं उस जीव का आबादी। जैसे अभी के टाइम में हम बोलेंगे कि मतलब अपने इंडिया में, पूरे देश में, भारत देश में अभी मनुष्य का जितना भी जनसंख्या है लगभग 138 करोड़, अभी ये करंट लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं कि 138 करोड़ के आसपास मनुष्य का जनसंख्या अभी अपने देश में है। तो हम कहेंगे कि भारत में मनुष्य की जो आबादी है वो है 138 करोड़। ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग होगा, जापान में कुछ अलग होगा, इंग्लैंड में कुछ अलग होगा, अमेरिका में कुछ अलग होगा। तो जब हम किसी खास एरिया, किसी खास जगह में किसी स्पीसीज के जीव की कुल संख्या को गिन लेते हैं, उसकी जनसंख्या का पता करते हैं, तो वो कहलाता है उसका आबादी। या फिर जैसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि बिहार में अभी मनुष्य का जितना जनसंख्या है ये हो गया बिहार में मनुष्य का आबादी। पंजाब में मनुष्य का जितना जनसंख्या है वो होगा पंजाब में मनुष्य का आबादी। तो जब हम किसी खास एरिया में किसी खास जाति के जीव की कुल संख्या को गिनते हैं तो वो उसका कहलाता है क्या, आबादी। अब जैसे मनुष्य हम यहां पर लिखते हैं कि ह्यूमन, ठीक है, तो ध्यान से समझने का कोशिश करना है। ह्यूमन, मनुष्य जो है ये इंडिया में भी है ना, यूएसए अमेरिका में भी है, जापान में भी है कि नहीं। तो इंडिया में जितना मनुष्य है ये मनुष्य का इंडिया में आबादी कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। यूएसए में जितना मनुष्य है वो यूएसए के लिए मनुष्य का आबादी, पॉपुलेशन कहलाएगा। जापान में जितना मनुष्य है वो वहां का, जापान का आबादी कहलाएगा। तो चूंकि अलग अलग देशों में स्वास्थ्य सेवा का लेवल जो है वो अलग अलग होता है। अपने देश में स्वास्थ्य सेवा बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन अमेरिका, जापान सब में काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य सेवा है। तो अपने देश में जैसे कोई बूढ़ा होने लगता है, बुढ़ापे में तरह तरह का बीमारी शरीर में होने लगता है, उसका सही से इलाज नहीं हो पाता और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अमेरिका, जापान में क्या होता है, जैसे कोई बूढ़ा होकर के मरने के कंडीशन में रहेगा ना, डॉक्टर इलाज करके उसको ठीक कर देता है, जल्दी मरने नहीं देता है। तो वहां अमेरिका, जापान का लोग ज्यादा समय तक जीवित रहेगा, लेकिन अपने देश का लोग बहुत ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता है, क्योंकि बुढ़ापे में तरह तरह का बीमारी होगा और उसका सही से इलाज नहीं हो पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इंडिया में जो मनुष्य जीवित रहता है ये लगभग 69 ईयर्स तक जीवित रहता है। अमेरिका में जो मनुष्य जीवित रहेगा लगभग 78 ईयर्स तक जीवित रहता है, और जापान में लगभग 84 ईयर्स तक जीवित रहता है। ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ये गूगल से लिया गया जानकारी है, किसी बुक में हो सकता है नहीं रहेगा, या फिर हो सकता है बुक में कुछ और लिखा हो, तो 1-2 साल आगे पीछे रहने से कोई दिक्कत नहीं है। ये गूगल का जानकारी है और बिल्कुल ये लेटेस्ट जानकारी है। तो इंडिया में मनुष्य 69 ईयर्स तक ही लगभग जीवित रहता है, यूएसए में 78 ईयर्स तक और जापान में 84 ईयर्स तक। तो यूएसए और जापान में जो लोग ज़्यादा समय तक जीवित रहता है, तो इसका एक रीज़न होता है कि उन देशों में स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी बेहतर है, जिसके कारण मरने वाले लोगों के भी जान को वहाँ पर बचा लिया जाता है। तो जब हम किसी आबादी के बारे में बोलते हैं कि इस जीव की जो आबादी है वो इतना समय तक जीवित रहती है, तो मतलब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं। और जब हम किसी स्पीसीज के बारे में बोलते हैं, किसी जाति के बारे में बोलते हैं कि इस स्पीसीज या स्पीसीज इतना समय तक जीवित रहता है, तो फिर हम बात करते हैं लाइफ स्पान की। क्या लाइफ स्पान और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में समझ में आया?
ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि लाइफ स्पान वर्ड का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो हम बोलेंगे कि स्पीसीज जाति के लिए करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ड का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो हमको बोलना पड़ेगा क्या कि पॉपुलेशन आबादी के लिए करते हैं। इधर कोरोना के टाइम में कई लोगों ने कहा कि अपने देश में लोग जल्दी मरता नहीं है क्योंकि यहाँ पर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है और कोरोना का प्रकोप अपने देश में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, दूसरे देशों की तुलना में यहाँ पर स्थिति बेहतर रहा। तो वास्तव में इसको एक अलग तरीके से बोल दिया गया, लेकिन वो सही बात है नहीं। तो सही बात यह है कि अपने देश में बूढ़े लोगों की संख्या ही बहुत कम है, 69 ईयर्स तक में लोग मर जाता है, यानी कि अपने देश में 80-85 साल का बूढ़ा व्यक्ति शायद ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वही यूएसए है, जापान है, तो यहाँ पर क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इन देशों में अमेरिका है, जापान है, यहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवा बेहतर है। वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो यहाँ यूएसए में 78 ईयर्स, जापान में 84 ईयर्स, मतलब बूढ़े सब व्यक्तियों की संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और बूढ़े व्यक्तियों में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, कोरोना वायरस उस पर ज़्यादा अटैक करता है और उसकी जान ले लेता है। तो उन देशों में अमेरिका है, जापान है, वहाँ पर इसका असर ज़्यादा हुआ। लेकिन अपने देश में क्या है कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा लोग यहाँ पर है ही नहीं, और जो है वो यंग लोग है और यंग लोगों में इम्यून सिस्टम मजबूत है, और जहाँ इम्यून सिस्टम मजबूत है वहाँ कोरोना वायरस जल्दी अटैक नहीं करता है। अटैक कर भी जाएगा तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, जल्दी मरता नहीं है। तो उम्मीद है कि लाइफ स्पान, लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमको एक और जानकारी देना पड़ेगा। जैसे बोले ना कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को बोलते हैं लाइफ स्पान। क्या सभी जीव की मृत्यु होती है? तो प्रायः सभी जीवों की मृत्यु होती है, लेकिन एक जीव है जिसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। वो कौन है? तो वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। थोड़ा सा लिख देते हैं। जो एक कोशिकीय जीव है, नहीं होगा, जो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, जो थोड़ा ध्यान से देखना है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक कोशिकीय जो जीव है, ये अमर होता है। ये होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब क्या हो गया? अमर होता है। क्या कभी मरेगा नहीं? सूक्ष्मजीव अगर अनुकूल वातावरण में रहे, जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यह सब सूक्ष्मजीव यदि अनुकूल वातावरण में रहेगा तो इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो क्या ये सब दिन जीवित रहेगा? सब दिन जीवित भी नहीं रहता है, इसका जीवन काल कंप्लीट होता है, लेकिन जब मरने के कंडीशन में रहेगा ना तो वो विभाजन कर जाएगा, और विभाजन करके एक सूक्ष्मजीव 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 8 बन जाएगा। एक हमारे पास यहाँ वीडियो क्लिप है और थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। देखिए, एक अमीबा है, मरने से पहले ये क्या करता है? विभाजन किया, और एक अमीबा विभाजन करके 2 नया अमीबा बना लिया। बनाया कि नहीं? तो अब ये जो 2 नया अमीबा है, ये भी अगर ये अनुकूल वातावरण में रहेगा, ये भी आगे चल करके 2 से 4 नया अमीबा बना लेगा, 4 से 8 नया अमीबा बना लेगा। तो इसके जीवन काल का जो अंत है वो मृत्यु नहीं है, बल्कि विभाजन है। सूक्ष्म जीवों के जीवन काल का अंत मृत्यु नहीं होता है, बल्कि विभाजन होता है। इसलिए कहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो इमॉर्टल है, यानी कि अमर होता है। इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, कृत्रिम मृत्यु हो सकती है। यदि हम सूक्ष्मजीवों को आग में डाल दें तो वो मर जाएगा, यदि सूक्ष्मजीव के ऊपर एसिड डाल दें तो वो मर जाएगा। लेकिन यदि सूक्ष्मजीव अनुकूल परिस्थिति में रहेगा तो प्राकृतिक मृत्यु उसकी नहीं होती है, मरने से पहले वो विभाजन करके फिर नया बन जाता है।
तो ये ध्यान में रखना है कि सभी जीवों की तो प्राकृतिक मृत्यु होती ही है, लेकिन कि सूक्ष्म जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्या इतना क्लियर है? हम वीडियो के लास्ट में हर पेज का स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देंगे। अभी अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ लिस्ट है जीवों के लाइफ स्पान का। एक तरफ लिखे है नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक तरफ है लाइफ स्पान। जैसे कि एलिफेंट 60 से 90 साल तक जीवित रहता है। डॉग 20 से 30 साल जीवित रहता है। क्रो कौवा 15 साल तक जीवित रहता है। पैरोट 140 साल तक जीवित रहता है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन और थोड़ा सा हम लोग जान लेना चाहिए। कौवा और तोता दोनों के साइज में कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं है, लगभग समान साइज का होता है। एक कौवा का शरीर और एक तोता का शरीर समान साइज का होता है, लेकिन फिर भी कौवा जो जी रहा है वो 15 साल तक ही जीता है और तोता 140 साल तक जीवित रहता है। तो लाइफ स्पान में बहुत ज़्यादा का अंतर है, जबकि शारीरिक बनावट दोनों का समान साइज का है। मतलब जीव के शारीरिक साइज का उसके लाइफ स्पान से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा जीव है तो कम जिएगा, कोई बड़ा जीव है तो बहुत ज़्यादा समय तक जिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समान साइज का जीव के जीवन काल में भी काफ़ी ज़्यादा का अंतर हो सकता है। अब बात है कि ये तोता इतना अधिक साल तक जीवित क्यों रहता है? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि तोता जो है वो केवल फ्रूट खा करके रहता है, तोता केवल फल खा करके रहता है, और फल में काफ़ी अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो कि तोता के शरीर में हानिकारक केमिकल को स्टोर नहीं होने देगा, उसको वहाँ से हटा देता है। तो तोता के शरीर में कोई हानिकारक केमिकल चूंकि स्टोर नहीं होता है, इस वजह से तोता का जो लाइफ स्पान वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसके बाद गाय 20 से 25 साल तक जीवित रहेगा। हॉर्स घोड़ा 60 साल तक जीवित रहेगा। क्रोकोडाइल मगरमच्छ 60 साल तक जीवित रहेगा। फ्रूट फ्लाई फल मक्खी 30 दिन तक जीवित रहेगा। इसके बाद टॉर्टोइज कछुआ 100 से 150 साल तक जीवित रहेगा। बटरफ्लाई तितली 1 से 2 वीक सप्ताह तक जीवित रहेगा। रोज गुलाब का पौधा 5 से 7 साल जीवित रहेगा। बनाना ट्री यानी कि केला का जो पेड़ है वो 25 साल तक जीवित रहेगा। वास्तव में केला के पौधा का जो ऊपर का पार्ट है ना वो 25 साल तक जीवित नहीं रहता है। केला का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना, जो गठीला वाला पार्ट होता है, वो 25 साल तक जीवित रहता है, और उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। राइस प्लांट धान का जो पौधा है वो 3 से 4 महीना तक जीवित रहेगा। बनियान ट्री यानी कि बरगद का जो पेड़ है वो 200 से 300 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद पीपल ट्री, पीपल का जो पेड़ है वो 2000 से 4000 साल तक जीवित रहता है। इसके बाद मंकी बंदर 26 साल तक जीवित रहेगा। कैट बिल्ली 35 से 40 साल तक जीवित रहेगा। रैट 3 साल तक जीवित रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि कुछ जीवों का लाइफ स्पान का लिस्ट, ये जो लिस्ट है ये अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग 1-2 साल का अंतर, थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन ये जो हम लिखे हैं, ये जो डाटा लिखे हैं, ये एक बेहतर बुक का लिखा गया है और इसमें कहीं कुछ भी जरा सा मिस्टेक नहीं है। आप निश्चिंत होकर के इस डाटा को याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में ही इस चैप्टर में पूरा हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया, लेकिन शुरू में एक टॉपिक दे दिया गया लाइफ स्पान के बारे में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हम बताए तो वो एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन नेट एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी कि लाइफ स्पान का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो बोलेंगे स्पीसीज के लिए करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का यूज हम किसके लिए करते हैं, बोलेंगे पॉपुलेशन यानी कि आबादी के लिए करते हैं। तो हमारा टॉपिक अब आ गया रिप्रोडक्शन। कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, एक इमेज देख लेते हैं। कोई भी जीव है, जैसे मनुष्य, मनुष्य का एक कैरेक्टर है कि वो अपने समान संतान उत्पन्न करता है। मनुष्य अपने समान संतान उत्पन्न करता है। फिर जैसे यहाँ हिरन है तो हिरन का बच्चा हिरन होता है। इसके बाद हाथी का बच्चा हाथी होगा।
पक्षी का बच्चा पक्षी होगा। तो जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है। तो जीवों में कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस संपन्न होगा, कुछ जैविक क्रियाएं संपन्न होगी और उसके बाद उसका संतान जन्म लेगा। तो वो संतान पेरेंट के ही लगभग समान होता है। पेरेंट के समान का यहाँ मीनिंग ये है कि मनुष्य का संतान मनुष्य होगा, हिरण का संतान हिरण होगा, हाथी का संतान हाथी होगा, तो पक्षी का संतान पक्षी होगा। चूहा का संतान हाथी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, चूहा का संतान हाथी नहीं हो सकता है, चूहा का संतान चूहा ही होगा। तो जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है, जिस प्रोसेस के द्वारा, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि कोई भी पेरेंट, ठीक है, कोई भी पेरेंट जब ऑफस्प्रिंग इसी को हम यंग वंश भी कहते हैं, संतान कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी पेरेंट ऑफस्प्रिंग यानी कि अपना संतान उत्पन्न करता है, तो जब कोई भी ऑफस्प्रिंग अपना संतान उत्पन्न करेगा तो हम इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है और अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। रिप्रोडक्शन क्लियर है? वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है। तो हम इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है दो तरह का, जरा हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा हम लोग और रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है ये जीवों का एक कैरेक्टर तो है, लेकिन ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि जीव को जीवित रहने के लिए वो कैरेक्टर निश्चित रूप से होना चाहिए। जैसे कि जीवों का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। सभी जीवों को एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। जीवों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि इसके बिना जीव जीवित नहीं रह सकता है। अगर जीव को एनर्जी नहीं मिले, जीव के शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी संपन्न ना हो, तो जीव मर जाएगा। लेकिन कि जीव में कई ऐसा प्रोसेस होता है जो कि जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, उसी में से एक है रिप्रोडक्शन। यानी कि जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करेगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन एक जीवों का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। मतलब अगर जीव रिप्रोडक्शन नहीं भी करे तो भी जीवित रह सकता है। जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी नहीं है। हम अपने समाज में बहुत लोगों को देखते हैं कि जिनकी शादी को 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुका होता है और वो बच्चा चाहते हुए भी अपना संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन तो वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कि वो जीव है। अब जैसे कि खच्चर जानवर जो है, खच्चर में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, यानी खच्चर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन कि वो जीव है। और जो भी अनमैरिड लोग हैं, जो संतान उत्पन्न करने में इन्वॉल्व कभी नहीं हुए हैं, तो वो भी जीव है। रिप्रोडक्शन में तो वो इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन वो भी जीव है। तो रिप्रोडक्शन जीव का एक कैरेक्टर जरूर है, लेकिन कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ये रिप्रोडक्शन ही है जिसके वजह से इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। अगर हम आज बात करें कि आज से 200 साल पहले इस दुनिया में क्या क्या हुआ था, कोई आज हमको ऐसा मनुष्य मिलेगा जो कि आज से 200 साल पहले की घटनाओं के बारे में हमको बता सके? तो आज ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जो कि 200 साल पहले की घटना के बारे में बता सके कि हाँ, हम देखे थे कि ये सब घटना घटा था 200 साल पहले। क्योंकि 200 साल पहले जो भी मनुष्य था वो आज खत्म हो चुका है। आज हम लोग हैं, हम लोग आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, लेकिन पृथ्वी पर जीव प्राचीन काल से है, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। तो होता क्या है कि 200 साल पहले जो मनुष्य होगा
उसमें रिप्रोडक्शन हुआ, उसका संतान जन्म लिया, वो भी मर गया होगा, फिर उसका संतान जन्म लिया, उसका संतान जन्म लिया, तो पीढ़ी लगातार आगे बढ़ते रहता है। तो इस पृथ्वी पर जो जीवों का अस्तित्व बना हुआ है वह रिप्रोडक्शन की वजह से। अगर संसार के जीवों में रिप्रोडक्शन नहीं हो तो नया संतान जन्म नहीं लेगा, पुराना जो भी जीव है वो कभी न कभी मरेगा, और एक ऐसा समय आ जाएगा जब पूरा पृथ्वी जीव विहीन हो जाएगा, पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं बचेगा। तो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने में रिप्रोडक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन और इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। पहले हम लोग लैंगिक जनन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रायः टू पेरेंट्स, ठीक है, प्रायः दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अपोजिट सेक्स वाले, एक मेल और एक फीमेल, एक फादर एक मदर इन्वॉल्व होंगे, रिप्रोडक्शन होगा और उनका ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान जन्म लेगा। तो हम इसको बोल देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी बुक लिखता है कि जब दो पेरेंट्स के माध्यम से ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, हम इसको बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अभी हम बताएंगे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अपना संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो बताते हैं उसके बारे में। जरा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके को समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा घटना घटता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक है मेल पेरेंट, ठीक है, एक है मेल पेरेंट जिसको हम फादर कहते हैं, और एक है फीमेल पेरेंट जिसको हम मदर कहते हैं, ठीक है। चलो, ये है मेल पेरेंट फादर, ठीक है, और ये है फीमेल पेरेंट ये बना कि नहीं बना, चलो फीमेल पेरेंट। तो एक है फादर और एक है मदर। दोनों के शरीर में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स का निर्माण होगा, यानी कि फादर के शरीर में और मदर के शरीर में कुछ खास टाइप के सेल का निर्माण होगा, कुछ खास प्रकार के कोशिका का निर्माण होगा जो कि संतान के निर्माण में भाग लेगा। ऐसे कोशिका को हम कहते हैं गेमिट, युग्मक बोलते हैं। फादर में जो गेमिट बनेगा हम इसको बोलेंगे मेल गेमिट, इसको बोलेंगे मेल गेमिट या बोलेंगे स्पर्म, ठीक है। और मदर में जो गेमिट बनेगा इसको बोलेंगे फीमेल गेमिट या इसको बोलेंगे ओवम। चलो, ये एक ओवम का फिगर है और ये एक स्पर्म का फिगर है। तो फादर में बन गया मेल गेमिट स्पर्म, मदर में बन गया फीमेल गेमिट ओवम। होगा क्या कि ये फादर का मेल गेमिट मदर के फीमेल गेमिट के साथ में जुड़ जाएगा। मेल फीमेल गेमिट के फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मेल फीमेल गेमिट के फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। तो ये चलो माना कि जायगोट बन गया।
जायगोट जैसे बनेगा तो जायगोट में फिर तेजी से माइटोसिस डिवीजन होगा और बन जाएगा अब एम्ब्रायो, बन गया अब एम्ब्रायो। तो ये बन गया हमारा अब एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो बन गया, ठीक है, एम्ब्रायो बन गया। और फिर ये एम्ब्रायो ऑफ स्प्रिंग के रूप में, ऑफ स्प्रिंग यानी कि संतान के रूप में जन्म लेगा। तो चलो ये संतान बना दिया जाए, हाँ, एक बच्चे के रूप में जन्म लिया। तो जब दो पेरेंट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, एक मेल और एक फीमेल, दोनों में मेल फीमेल गेमिट बने, मेल फीमेल गेमिट के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट का निर्माण हो, जायगोट से एम्ब्रायो बने, एम्ब्रायो से ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे का जन्म हो, तो इस मेथड को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस मेथड को क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग, जो संतान बनता है, ये जो संतान बनता है, ये संतान अपने पेरेंट से गुणों में भिन्न होता है। ये संतान पेरेंट से अपने गुणों में भिन्न होता है। तो भिन्न होता है वो किसके कारण? किसके कारण? तो क्रॉसिंग ओवर के कारण। किसके कारण? क्रॉसिंग ओवर के कारण। क्रॉसिंग ओवर के कारण ये बच्चा अपने पेरेंट से गुण में भिन्न हो जाएगा। जैसे मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, माता पिता से बच्चे का जन्म होगा, तो ये बात सच है कि माता पिता का कैरेक्टर बच्चे में आता है, लेकिन फिर भी बच्चा क्या हूबहू अपने पेरेंट के समान होता है? ऐसा तो नहीं होता है। बच्चा में कुछ ना कुछ अंतर होगा। माता पिता से बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, गुणों में थोड़ा सा भिन्न होता है। तो ये वही बात हम यहाँ पर बोले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो बनने वाला संतान होता है वो पेरेंट से गुण में भिन्न होता है। तो ये भिन्नता क्यों उत्पन्न हुआ, ये वेरिएशन बच्चे में क्यों उत्पन्न हुआ? इसका रीजन है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है आज ही हम लोग पढ़ेंगे, अगले पेज में क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताएंगे। अभी हम लोग बैक चलते हैं और आते हैं जरा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः गेमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा। वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा और इसका ऑफस्प्रिंग जन्म लेगा। एक पेरेंट अकेला संतान उत्पन्न करेगा तो हम इसको बोल देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एक पेरेंट अगर अकेला संतान बना रहा है, गेमिट का फॉर्मेशन प्रायः नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और एक पेरेंट अकेला संतान उत्पन्न कर रहा है, तो हम इस मेथड को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें बुक लिखता है कि गेमिट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो प्रायः नहीं होता है। कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गेमिट बनता है, अभी बताएंगे उसके बारे में। कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के दौरान भी गेमिट बनता है, लेकिन प्रायः अलैंगिक जनन के दौरान गेमिट बनता नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और एक जीव अकेला संतान उत्पन्न करेगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे ये एक अमीबा है, ठीक है, ये एक अमीबा है, एक अमीबा अकेला है और यह अमीबा विभाजन कर गया और दो अमीबा बना लिया। एक अमीबा वन, ये हम इसको बोलेंगे पेरेंट अमीबा, ठीक है, इसको बोल दिए पेरेंट अमीबा, और इसको बोल देंगे टू डॉटर अमीबा।
ठीक है, 2 डॉटर अमीबा। तो एक अमीबा अकेला विभाजन करके 2 अमीबा बना लिया। यहां पर कोई गेमिट नहीं बना, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई जाइगोट नहीं बना, बस एक अमीबा डायरेक्ट विभाजन किया और 2 अमीबा बना लिया। तो हम इसको बोलेंगे क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ रहा है समझ में? तो जब एक पेरेंट अकेला गेमिट के फॉर्मेशन के द्वारा या फिर बिना गेमिट बनाए, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक पेरेंट अकेला संतान उत्पन्न करेगा, हम इसको बोलेंगे क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चे का जन्म होगा तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें एक पेरेंट अकेले ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसके अंतर्गत एक मेल और एक फीमेल पेरेंट भाग लेता है और मेल फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे का जन्म होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे अगर हम गुलाब के पौधे के एक डंठल को काटे और रोप दिए, लगा दिए, उससे नया पौधा निकल गया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक हाइड्रा में बडिंग हुआ और उसका एक ऑफस्प्रिंग जन्म ले लिया, ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वन पेरेंट ही भाग लेगा। गेमिट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसका संतान जन्म ले लेगा। तो ये जो संतान जन्म लेता है, ये जो संतान जन्म लेगा, ये जो संतान जन्म लिया, यह संतान बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होता है, ठीक है ना? ये बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होता है। तो पेरेंट के समान कितने तरीके से? तो पेरेंट के समान ये एक्चुअल में 2 तरीके से पेरेंट के समान होता है। कैसे कैसे? तो एक है मॉर्फोलॉजिकली और दूसरा है जेनेटिकली रूप से। ध्यान से समझना है इसके मीनिंग को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो बनने वाला संतान होता है वह मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से अपने पेरेंट के समान होता है। इसलिए ऐसे बच्चे को हम कहते हैं क्लोन। ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे? हम क्लोन बोलेंगे। मॉर्फोलॉजिकली रूप से समान का मतलब है बाहरी स्ट्रक्चर के आधार पर समान होना चाहिए, यानी कि एक अमीबा से 2 नया अमीबा बना, ये दोनों अमीबा का जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो इस पेरेंट अमीबा के ही समान होगा। कोई बाहर से देखने में, यानी कि ये जो दोनों संतान है अमीबा का, ये हूबहू पेरेंट अमीबा के समान दिखेगा। अगर बाहरी स्ट्रक्चर मैच कर गया तो उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकली रूप से समान। अब जेनेटिकली रूप से समान का क्या मतलब है? ये जो पेरेंट अमीबा है इसके अंदर जो डीएनए होगा, डीएनए होता है ना, तो इसके अंदर जो डीएनए होगा, डीएनए में जो सब कैरेक्टर है, पेरेंट अमीबा के डीएनए में जो भी कैरेक्टर है, सेम वही कैरेक्टर इस दोनों डॉटर अमीबा के डीएनए में होगा। तो डीएनए के आधार पर भी दोनों एक दूसरे के समान है, यानी कि जो डॉटर है, जो संतान है, वो पेरेंट के समान है। इसलिए हम इस तरह के बच्चे को क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। याद रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वह मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से अपने पेरेंट के समान होता है, और इस तरह के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संतान जन्म लेता है वह अपने पेरेंट से गुणों में भिन्न होता है, तो हम इसको क्लोन नहीं बोलेंगे। तो भिन्नता का क्या कारण है? क्रॉसिंग ओवर। तो हम लोग देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संतान भिन्न होता है, पेरेंट से कैरेक्टर में भिन्न होता है, तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, हम लोग जरा से इसको देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक आ गया क्रॉसिंग ओवर। हम लोग क्रॉसिंग ओवर को जेनेटिक्स में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं।
ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान होगा, ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान होगा। मियोसिस सेल डिवीजन का एक अवस्था है जिसको बोलते हैं पैकिटिन। तो पैकिटिन अवस्था में ही होता है क्रॉसिंग ओवर। ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान होगा। मियोसिस सेल डिवीजन कब होता है? गेमिट फॉर्मेशन के टाइम। मियोसिस कब होगा? गेमिट फॉर्मेशन के समय। प्रायः जो मेल गेमिट बनता है, फीमेल गेमिट बनता है ना, प्रायः उस दौरान मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान एक अवस्था आता है पैकिटिन, और उस अवस्था में क्रोमोसोम जो होता है ना, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें क्रॉसिंग ओवर की एक घटना घटती है, जिसके कारण नया कॉम्बिनेशन बनेगा और बच्चा कैरेक्टर में पेरेंट से भिन्न हो जाता है। तो हम लोग क्रॉसिंग ओवर के स्ट्रक्चर को जरा से देखते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, पैकिटिन अवस्था में क्या होता है कि एक सेल के अंदर का जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, हो सकता है कि अभी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, प्रयास करना है समझने का। ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है, ध्यान से देखना है। और हम एक कलर को चेंज करेंगे, रेड ले लेते हैं, ठीक है। 2 क्रोमोसोम ले रहे हैं, 2 क्रोमोसोम। ये दोनों, एक है व्हाइट एक है रेड, दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दोनों जो है ना, ये कैसा क्रोमोसोम है? ये दोनों है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र है। तो इसमें ये जो व्हाइट वाला जो 2 पीस क्रोमेटिड है, ये हुआ एक क्रोमेटिड, ये हुआ दूसरा क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, फिर इस क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमेटिड है। तो एक व्हाइट वाला क्रोमेटिड एक रेड वाला क्रोमेटिड आपस में कहलाएगा नन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहला गया? ये दोनों क्रोमेटिड आपस में कहलाएगा नन सिस्टर क्रोमेटिड। नन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो नन सिस्टर क्रोमेटिड है, इसका कुछ पार्ट आपस में उलझ गया है। यहाँ पर क्रॉस हो गया, क्रॉस हुआ ना, व्हाइट वाला रेड वाला एक जगह से क्रॉस हो गया। अब ये क्रॉस वाले स्थान पर ये टूट जाएगा, क्रॉस वाले स्थान पर क्या होगा? ये टूटेगा। तो हम बनाते हैं आगे का फिगर। ये क्रॉस वाले स्थान पर क्या होगा? ये टूट जाएगा। और थोड़ा ध्यान से देखना है फिगर को, बस बन जाए ठीक से। और आगे हमको रेड था, थोड़ा ध्यान से देखना है। ध्यान से फिगर को देखना है। अब क्या होगा? रेड इधर आया और इधर चला जाएगा व्हाइट वाला, ये वाला, ये इधर आ गया। क्या हुआ? समझ में आया? हुआ क्या कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका जो 2 नन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक या एक से अधिक स्थान पर आपस में उलझ गया, क्रॉस लग गया यहाँ, और इस जगह से टूट गया। और टूटने के बाद क्या होगा कि ये रेड वाला जो क्रोमेटिड है, इसका एक टुकड़ा जुड़ गया व्हाइट वाले के साथ। रेड वाला का एक टुकड़ा किसके साथ जुड़ गया? व्हाइट वाले के साथ। और व्हाइट वाले का एक टुकड़ा जुड़ गया किसके साथ? रेड वाले के साथ। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है, कलर ग्रीन कर देते हैं। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जोड़ बन गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? क्रोमेटिड में जोड़ बन गया। तो जहां जहां क्रोमोसोम में जोड़ बन गया, वहां वहां नया कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम में होता है डीएनए। क्रोमोसोम में होता है डीएनए। जब क्रोमोसोम टूटा
तो उसके अंदर का डीएनए टूट गया होगा। जब क्रोमोसोम एक दूसरे का अदला बदली, टुकड़े का अदला बदली हुआ और फिर जुटा, तो डीएनए के टुकड़े का भी अदला बदली हुआ, और जहां जहां डीएनए में जोड़ बन गया वहां नया कैरेक्टर आता है। तो इस जगह में यहां पर क्या हुआ, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, यहां पर जो है ये जो जगह है यहां पर न्यू कैरेक्टर उत्पन्न होगा, और यही नया कैरेक्टर फिर, चूंकि गेमिट फॉर्मेशन हो रहा है, यही नया कैरेक्टर गेमिट में चला जाएगा, और जब गेमिट आपस में फर्टिलाइजेशन करेगा उसके बाद जैसे बच्चे का जन्म होगा तो उस बच्चा में थोड़ा सा नया कैरेक्टर जाता है, यानी कि पेरेंट से, माता पिता से थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर बच्चे का हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जन्म लेने वाला बच्चा होता है वो अपने पेरेंट से कैरेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका रीजन क्या है, क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट बनेगा तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन के पैकिटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का जो दो नन सिस्टर क्रोमेटिड है ये कुछ स्थान पर उलझ जाता है, इसके बाद इस स्थान पर क्रोमोसोम टूट जाएगा, क्रोमेटिड टूट जाएगा, और दोनों नन सिस्टर क्रोमेटिड अपने अपने टुकड़े की अदला बदली कर लेगा, तो क्रोमोसोम में जोड़ बन जाता है, उस जोड़ के पास नया कैरेक्टर उत्पन्न होता है, वो नया कैरेक्टर गेमिट में चला जाएगा, गेमिट फर्टिलाइजेशन करेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से बच्चे का निर्माण होगा, तो ये नया कैरेक्टर बच्चा में चला जाता है। और चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट फॉर्मेशन नहीं होता है, उस दौरान क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो फिर पेरेंट के समान ही संतान जन्म लेता है, तो हम उस संतान को बोलेंगे क्लोन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बनने वाले संतान को हम क्लोन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। आगे है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल। हमको समझना पड़ेगा कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल होता क्या है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी सेल्स, मनुष्य के बॉडी सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। 46, जिसको हम 23 पेयर्स बोल सकते हैं, हम इसी को 23 पेयर्स बोल सकते हैं, बोलेंगे कि नहीं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी सेल, मनुष्य के दैहिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। लेकिन मनुष्य के गेमिट में कितना क्रोमोसोम होगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गेमिट्स, तो गेमिट में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। ठीक है, मनुष्य के बॉडी सेल में क्रोमोसोम होगा 23 पेयर्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम। लेकिन मनुष्य का जो गेमिट है, तो गेमिट में 50 होता है, 50%, यानी कि आधा होगा, तो 46 का हाफ हो गया 23, तो मनुष्य के गेमिट में कितना क्रोमोसोम होगा, 23 होगा। तो याद रखना कि गेमिट में जितना क्रोमोसोम होता है, इसको हम कहते हैं हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, या इसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम का एक सेट। ठीक है, ये ध्यान से समझना पड़ेगा क्या लिखे हैं। हम बोले कि गेमिट में जितना क्रोमोसोम होता है हम उसको कहते हैं हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, या क्रोमोसोम का एक सेट। तो गेमिट में, जैसे मनुष्य के गेमिट में कितना क्रोमोसोम है, 23 है, तो मनुष्य में ये जो हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो कितना हो गया, 23 हो गया। या फिर मनुष्य के क्रोमोसोम का जो एक सेट है उसमें कितना क्रोमोसोम हो गया, 23 हो गया। तो मनुष्य के बॉडी सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, 46। तो यदि हम पूछें कि मनुष्य के बॉडी सेल में क्रोमोसोम का कितना सेट होगा,
मनुष्य के क्रोमोसोम के एक सेट में 23 क्रोमोसोम होता है, और अगर 46 है बड़ी सेल में, मतलब यहां पर क्रोमोसोम का कितना सेट होगा? 2 सेट होगा। होगा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है। गेमिट में जितना क्रोमोसोम होगा हम उसको बोलेंगे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर क्रोमोसोम का एक सेट। लेकिन गेमिट का 2 गुना होता है ना बड़ी सेल में, मतलब बड़ी सेल में क्रोमोसोम का कितना सेट होगा? 2 सेट होगा, और गेमिट में क्रोमोसोम का कितना सेट होगा? 1 सेट होगा। तो जरा देख लेते हैं कि डिप्लॉइड सेल क्या है। डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल, ठीक है। डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल को हम 2n से दर्शाते हैं और हैप्लॉइड सेल को हम n से दर्शाते हैं। दोनों की मीनिंग को जरा सा समझ लेना है। ये एक सेल बनाए, ये भी एक सेल बनाए। इसमें क्रोमोसोम डबल रूप में है, डबल डबल, और यहाँ क्रोमोसोम है अकेला अकेला, है ना। तो हम बोलेंगे कि ये है गेमिट, और इसमें क्रोमोसोम का केवल एक सेट है, सिंगल सेट, ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और यहां पर क्रोमोसोम, अरे क्या हो गया, चलो ठीक हो जाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या है? क्रोमोसोम का डबल सेट है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये सेल ऐसा है जिसमें क्रोमोसोम का केवल एक सेट है, और ये सेल ऐसा है जिसमें क्रोमोसोम का 2 सेट है। तो जिस सेल में क्रोमोसोम का 2 सेट रहेगा, यानी क्रोमोसोम पेयर के रूप में रहेगा, हम उस सेल को बोल देंगे डिप्लॉइड सेल। तो हम इसको बोल दिए क्या? डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल 2n से दर्शाएंगे। और जिसमें क्रोमोसोम सिंगल सेट के रूप में रहेगा, जिसमें क्रोमोसोम सिंगल सेट के रूप में रहेगा, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? जिसमें क्रोमोसोम सिंगल सेट के रूप में रहेगा, इसको हम बोल देंगे हैप्लॉइड सेल। इसको बोल दिए हैप्लॉइड सेल, इसको n से दर्शाएंगे। तो जितना भी गेमिट है, जितना भी इसका एग्जाम्पल हो गया गेमिट्स, जितना भी गेमिट्स होता है वो सब हैप्लॉइड सेल होता है। और जो बड़ी सेल है, ठीक है, ह्यूमन का बड़ी सेल्स जो है, ये इसका एग्जांपल हो गया, जो ह्यूमन का बड़ी सेल्स है, ये होता है डिप्लॉइड सेल। यानी कि वह सेल जिसमें क्रोमोसोम डबल सेट के रूप में रहता है उसको बोल देंगे डिप्लॉइड सेल, और वह सेल जिसमें क्रोमोसोम सिंगल सेट के रूप में रहता है उसको बोल देंगे हैप्लॉइड सेल। ह्यूमन बड़ी सेल कैसा है? डिप्लॉइड। और ह्यूमन गेमिट कैसा है? वो है हैप्लॉइड। ये क्लियर हुआ? हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल समझ में आया? आगे देखते हैं क्या है। अरे वाह, आप सोच रहे होंगे कि ये मधुमक्खी का छत्ता क्यों दिखा रहे हैं। तो वास्तव में मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है। एक छत्ते में केवल 1 पीस रानी मधुमक्खी होती है, और एक छत्ते में 5-7 पीस नर मधुमक्खी होता है, जिसको ड्रोन कहते हैं। और अधिकांश मधुमक्खियां जो है ये है वर्कर्स, जिसको हम बोलते हैं कार्यकर्ता। और जो नर मधुमक्खी है, जो ड्रोन है, उसका निर्माण एक खास प्रोसेस के द्वारा होता है जिसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन उसमें गेमिट का फॉर्मेशन होता है। हम अभी बोले ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभी गेमिट बनता है, लेकिन की फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जो नर मधुमक्खी है ड्रोन, उसका निर्माण होता है पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। और पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, लेकिन इसके दौरान गेमिट का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग जरा से इसको ठीक से समझ लेते हैं, पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग ठीक से समझ लेते हैं,
ठीक है, ध्यान से समझना है कि अगर कोई अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, एग बोले, फीमेल गेमिट बोले, अनफर्टिलाइज्ड यानी फर्टिलाइजेशन उसमें हुआ नहीं, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अनफर्टिलाइज्ड एग अकेला, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो अकेला यंग वंश में चेंज कर जाएगा, डॉटर्स में चेंज कर जाएगा। यानी कि जो अगर कोई अनफर्टिलाइज्ड एग अकेले संतान में कन्वर्ट हो जाए तो हम इस प्रोसेस को कह देते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस। याद रखना है कि एक मेल गेमिट अकेला संतान नहीं बना सकता है, लेकिन एक फीमेल गेमिट अकेला संतान बना सकता है। सभी जीवों में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ जीवों में ऐसा होता है कि एक फीमेल गेमिट अकेले बिना फर्टिलाइजेशन के ही, बिना जायगोट में कन्वर्ट हुए एक फीमेल गेमिट अकेले संतान में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ऐसी प्रक्रिया को बोलेंगे क्या, पार्थेनोजेनेसिस। जब एक फीमेल गेमिट बिना फर्टिलाइजेशन के यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है, संतान में कन्वर्ट हो जाता है, विकसित हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस हमको किस में देखने के लिए मिलता है, तो मधुमक्खियों में देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, इसके हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान देना है। हनी बी, हनी बी यानी कि मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, तो जो मधुमक्खी का छत्ता है उसमें 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है। मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है। ध्यान से स्ट्रक्चर को समझना है। एक पीस होती है रानी मधुमक्खी, क्वीन, ये है फीमेल, ठीक है। 5-7 पीस होता है नर मधुमक्खी जिसको कहते हैं ड्रोन, ये है मेल, और बाकी जो है ये है वर्कर्स, ये है वर्कर्स जो कि होती है स्टेराइल फीमेल। स्टेराइल फीमेल का मतलब है बांझ मादा, ठीक है, स्टेराइल फीमेल का मतलब है ये है बांझ मादा, है तो फीमेल लेकिन स्टेराइल है, बांझ है। इसमें ओवम बनाने की क्षमता नहीं, इसमें फीमेल गेमीट उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। तो जो संतान उत्पन्न कर सकता है वो है रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी जिसको हम ड्रोन कहते हैं। अब देखना है कि ये जो रानी मधुमक्खी है, ये जो रानी मधुमक्खी है इसका बॉडी होता है डिप्लॉयड 2n, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 32, ठीक है। ड्रोन मधुमक्खी जो इसका पूरा का पूरा बॉडी सेल हैप्लॉयड होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा 16 होगा। जो वर्कर्स है इसका भी बॉडी सेल होता है 2n डिप्लॉयड और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा 32। अभी हम लोग हैप्लॉयड डिप्लॉयड समझे ना कि जिस सेल में क्रोमोसोम का 2 सेट होगा, क्रोमोसोम पेयर के रूप में होगा, उसको बोलेंगे डिप्लॉयड सेल, दर्शाएं किससे, 2n से। जिस सेल में क्रोमोसोम सिंगल सेट के रूप में रहेगा, अकेला अकेला रहेगा, पेयर के रूप में नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे हैप्लॉयड सेल, और हैप्लॉयड सेल को दर्शाते हैं किससे, n से। प्रायः जीवों का शरीर डिप्लॉयड होता है लेकिन गैमेट हैप्लॉयड होता है, लेकिन किसी किसी जीव का बॉडी सेल भी हैप्लॉयड होता है। तो वही यहां पर है कि रानी मधुमक्खी का पूरा बॉडी सेल होगा 2n डिप्लॉयड जिसमें क्रोमोसोम होगा 32। ड्रोन जो नर मधुमक्खी है इसमें इसका पूरा का पूरा बॉडी सेल होता है हैप्लॉयड n जिसमें क्रोमोसोम होगा इसका हाफ, 32 का आधा 16 हो गया। और जो वर्कर्स है इसका बॉडी सेल 2n डिप्लॉयड होता है, इसमें क्रोमोसोम होगा 32। अब आगे ध्यान देना है, अब आगे क्या होने वाला है तो ध्यान देना है ठीक से। ये जो रानी मधुमक्खी है इसमें जब फीमेल गेमीट बनेगा, इसमें ओवम जब बनेगा तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा, ठीक है। इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। और जैसे मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो इसमें बन जाएगा एग, इसमें बन जाएगा एग, और एग जो बनेगा
तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा n, इसमें क्रोमोसोम आ गया 16, इसमें भी चला गया n, यानी कि 16। गेमिट जब मियोसिस होता है ना तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी सेल में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जैसे गेमिट बनेगा मियोसिस होगा तो 46 का आधा 23 गेमिट में पहुंचता है। उसी तरह से यहाँ पर रानी मधुमक्खी, इसमें टोटल 32 क्रोमोसोम है, मियोसिस के द्वारा एग बना यानी कि फीमेल गेमिट बना तो 32 का आधा 16 चला गया। अब इसी तरह से ये जो ड्रोन है, नर मधुमक्खी जो है, नर मधुमक्खी में जो बनेगा मेल गेमिट या स्पर्म बोल देंगे, मेल गेमिट या फिर स्पर्म बना, तो यहां पर मियोसिस नहीं होता। याद रखना है कि हैप्लॉइड सेल में मियोसिस कभी नहीं होगा, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होगा। तो यहां पर n है, तो याद रखना है कि अगर पेरेंट का बॉडी सेल ही हैप्लॉइड हो तो उसमें गेमिट का निर्माण माइटोसिस से ही हो जाता है। गेमिट बन जाएगा किससे? माइटोसिस से। और माइटोसिस में क्रोमोसोम घटता बढ़ता नहीं है, बराबर रह जाता है। तो इसमें n बराबर 16 था, तो इस पर में भी n बराबर क्या होगा? 16 ही होगा। अब आगे ध्यान देना है, ठीक है, अब आगे ध्यान देना है। थोड़ा इस कलर का यूज कर लेते हैं। क्या हो गया? हाँ ठीक है। तो जब एक स्पर्म और एक एग आपस में करेगा फर्टिलाइजेशन, क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया, तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, ठीक है, जायगोट बनेगा। अच्छा जायगोट नहीं लिखते हैं, जायगोट नहीं लिखते हैं, जायगोट नहीं लिखते हैं, कट जा। ठीक है, तो जैसे एग और स्पर्म आपस में जुड़ेगा, यानी कि एक मेल गेमिट एक फीमेल गेमिट आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहा है, फर्टिलाइजेशन का तो बच्चा बनेगा ना, यानी कि ऑफ स्प्रिंग बनेगा। ऑफ स्प्रिंग लिखते हैं, डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग लिखते हैं। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग है इसमें क्रोमोसोम कितना आ जाएगा? इसमें क्रोमोसोम कितना आएगा? ये n और ये n मिलके क्या हो गया? 2n। 2n हो गया तो 16 दूना 32 हो गया। अरे यार 32 32 32 32 32 हो जाएगा। और 32 क्रोमोसोम जिस ऑफ स्प्रिंग में होगा वो 32 क्रोमोसोम वाला या तो रानी होगी या तो वर्कर्स बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? हम बोले जब एक स्पर्म एक ओवम यानी कि एक स्पर्म एक एग आपस में फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन किया, तो उसके बाद बच्चे का जन्म होगा, तो बच्चा तो डिप्लॉयड हो जाएगा ना, n मिलकर के 2n हो जाएगा। और जैसे 2n हो गया तो उसमें क्रोमोसोम कितना हो गया? 32 हो गया। तो 32 क्रोमोसोम किस में होता है? 3 तरह की मधुमक्खियां, तो 32 क्रोमोसोम किस में होता है? तो हम देख रहे हैं 32 क्रोमोसोम हो रहा है किसमें? क्वीन में, और किसमें? वर्कर्स में। ड्रोन में तो 16 होता है, तो यहाँ 16 तो आया नहीं, तो मतलब ये 32 क्रोमोसोम वाला बच्चा जो है वो ड्रोन तो नहीं हो सकता है। 32 क्रोमोसोम वाला बच्चा या तो रानी मधुमक्खी होगी या तो कार्यकर्ता यानी कि वर्कर्स होगी, है कि नहीं? तो ये बच्चा क्या हो गया? या तो क्वीन या वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स। तो जब भी एक मेल गेमिट एक फीमेल गेमिट आपस में जुड़ेगा तो जो बच्चा बनेगा वो या तो रानी बनेगी या तो वर्कर्स बन जाएगी। ये ड्रोन मधुमक्खी कैसे बनेगा? ड्रोन में तो 16 होता है ना, तो ड्रोन का निर्माण आखिर कैसे होता होगा? तो समझना है कि ड्रोन बनता कैसे है, ड्रोन किस तरह से बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ड्रोन मधुमक्खी कैसे बनेगा? तो होता क्या है कि कभी कभी ये जो एग है, ये जो ओवम है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही नो फर्टिलाइजेशन लिख देते हैं, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑफ स्प्रिंग में चेंज कर जाएगा, ऑफ स्प्रिंग में चेंज कर जाएगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा? कौन सा सेल डिवीजन होगा? तो माइटोसिस होगा, ठीक है, माइटोसिस होगा। यानी ये जो एग है इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही माइटोसिस सेल डिवीजन होने लगा, तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं और वो एक संतान में चेंज कर गया। एक फीमेल गेमेट बिना फर्टिलाइजेशन के ही उसमें तेजी से माइटोसिस होने लगा और वो ऑफस्प्रिंग यानी संतान बना लिया। और इस तरह से जैसे वो संतान बनाएगा तो संतान हो जाएगा हैप्लॉइड।
क्योंकि एग था हैप्लॉइड तो संतान भी रहेगा हैप्लॉइड, और इसमें क्रोमोसोम कितना होगा 16 होगा, और 16 क्रोमोसोम अगर आ गया तो 16 क्रोमोसोम किसमें है ड्रोन में, तो ये बच्चा क्या बन जाएगा, ये बच्चा बन जाएगा ड्रोन, बनेगा कि नहीं, ये बच्चा ड्रोन बनेगा। कहने का मतलब है, अरे यार कहने का मतलब है आ जा जगह पर, आ जा यार जगह पर, ठीक है दिखाई पड़ रहा है, शायद दिखाई पड़ना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब एक मेल गेमिट एक फीमेल गेमिट आपस में जुड़ेगा तो 16-16 मिलकर के 32 क्रोमोसोम बच्चा में पहुंचेगा, तो 32 क्रोमोसोम वाला या तो रानी होगी या तो वर्कर्स कार्यकर्ता होगी, तो 16 क्रोमोसोम वाला ड्रोन कैसे बनेगा, तो कभी कभी एक फीमेल गेमिट अकेले बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑफस्प्रिंग में चेंज कर जाता है, और ये जो ऑफस्प्रिंग होगा इसमें 16 क्रोमोसोम होगा, 16 क्रोमोसोम वाला बच्चा क्या होगा ड्रोन होगा, नर मधुमक्खी होगा, है कि नहीं। तो यहां जो प्रोसेस संपन्न हो रहा है, हम इस प्रोसेस को, हम ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। जब एक फीमेल गेमिट अकेले बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑफस्प्रिंग में चेंज कर जाता है तो हम इस प्रोसेस को क्या बोल दिए पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस यहां भी लिखे थे ना कि अनफर्टिलाइज्ड एग में नो फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के वो यंग वन संतान में चेंज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये एक क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस एक क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें किसमें होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल है, एक तो हो गया हनी बी, ठीक है, एक होता है रोटीफर्स, कुछ लिजार्ड, छिपकली, और टर्की नाम का एक पक्षी होता है ईटीसी। इन सब में पार्थेनोजेनेसिस देखा जाता है। हनीबी, रोटीफर्स, लिजार्ड, टर्की, इन सभी में फीमेल गेमिट अकेले ही बिना फर्टिलाइजेशन के संतान में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहला गया पार्थेनोजेनेसिस। याद रखना कि पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि गेमिट फॉर्मेशन होगा लेकिन कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो आज हम लोग समझ गए कि लाइफ स्पान क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा और जो है उसका संतान बनेगा, लेकिन ये संतान अपने पेरेंट के हूबहू समान होगा, फोटोकॉपी के समान होगा, तो ऐसे संतान को बोलते हैं क्लोन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तो इसमें पेरेंट की तुलना में बच्चा क्या होगा भिन्न हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बताए कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोले कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होगा फिर उसका बच्चा जन्म लेगा। लेकिन यदि पेरेंट बाइसेक्सुअल हो, यदि पेरेंट बाइसेक्सुअल हो तो वो अकेला भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे टैपवर्म, टैपवर्म मनुष्य के पेट में होने वाला एक पिल्लू होता है, ठीक है, मतलब कृमि है, कृमि टैपवर्म। तो टैपवर्म होता है बाइसेक्सुअल और एक टैपवर्म मनुष्य के पेट में चला गया, बाइसेक्सुअल है, मतलब एक टैपवर्म खुद मेल गेमिट भी बनाएगा फीमेल गेमिट भी बनाएगा। तो खुद से मतलब वो जो टैपवर्म है वो अकेला ही मेल गेमिट भी बनाया फीमेल गेमिट भी बनाया और मेल फीमेल गेमिट को फ्यूज भी कर दिया, जाइगोट बन गया, उससे फिर उसका बच्चा जन्म ले लिया। तो एक टैपवर्म अकेले भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब इसी तरह से ज्यादातर जो पौधा होता है वो बाइसेक्सुअल होता है और एक पौधा खुद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब फ्लावर उत्पन्न करेगा, मेल पार्ट फीमेल पार्ट बनेगा, मेल गेमिट फीमेल गेमिट बनेगा, मेल फीमेल गेमिट जुड़ेगा, बीज बनेगा, फिर बीज से अंकुरित होकर के नया पौधा बनाएगा। तो जब बीज से नया पौधा बनता है तो वो भी क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एनसीईआरटी बुक में लिख दिया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं है। जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है वो अकेले भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अपना संतान उत्पन्न कर सकता है। आज हम लोग पार्थेनोजेनेसिस के बारे में भी समझे, क्रॉसिंग ओवर को भी थोड़ा सा हम लोग समझ गए, फिर डिप्लॉयड सेल क्या होता है, हैप्लॉयड सेल, ये सभी हम लोग थोड़ा सा समझ गए।
आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। हम स्क्रीनशॉट एक तरफ से बोलते हैं, हम हट जाते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है एक तरफ से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी क्लिक कीजिए, इसका भी, इसका नहीं लेना है, इसका क्लिक करना है, इसका भी क्लिक करना है, इसका भी क्लिक करना है, ये नहीं, इसका क्लिक कर लीजिए, और ये लास्ट पेज है, ठीक है। तो एक पेज और आ जा। अगर आपको नोट्स चाहिए, हम लोग पूरा कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लास 11 का भी कोर्स पढ़ेंगे, क्लास 12 का भी कोर्स पढ़ेंगे। पहले शुरुआती 3 चैप्टर का जो वीडियो होगा वो 12 के लिए होगा, चैप्टर नंबर 1, 3, 4 लगातार। इसके बाद क्लास 11 का भी वीडियो आएगा, लेकिन कुछ मंथ के बाद, जब हम लोग क्लास 12 का ये 3 चैप्टर आगे पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद फिर क्लास 1 का भी वीडियो लेकर के आएंगे। जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है यूनिवर्सल बायोलॉजी, ठीक है। टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा यूनिवर्सल बायोलॉजी, एक ग्रुप आएगा, उसमें खुद से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पर आपको जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही चैप्टर का पूरा पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, हिंदी वाला मिल जाएगा, और यहाँ पर जैसे भी स्क्रीनशॉट लेने बोलते हैं ना, तो पूरा चैप्टर में जितना पेज बनेगा सबका एक नोट्स जो है पीडीएफ बना करके टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे। वहाँ से आप यूज कर सकते हैं, उसको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बायोलॉजी का बहुत सारा जो इमेज होता है जो मेरे हाथ का बनाया हुआ है वो इंस्टाग्राम पर आपको मिल सकता है। हालांकि टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, वहाँ से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ठीक है, ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कुछ किसी के मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके लिख दीजिएगा, हम उसको अगले लेक्चर में आपके क्वेश्चन का आंसर हम देने का प्रयास करेंगे। हम लोग अगले दिन, अभी एक दिन गैप करके एक दिन वीडियो आएगा, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद रेगुलर वीडियो आने लगेगा। तो चैनल थोड़ा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं एक दिन के बाद। ऑल द बेस्ट।